हम लोग पिछले 2 मंथ सितंबर और अक्टूबर माह की जो परीक्षा खबरी बची हुई थी उसी का अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम में हम लोगों ने पहले सितंबर माह की परीक्षा खबरी कंप्लीट कर ली है। इसकी वीडियो अपलोड कर दी गई है चैनल पर, जाकर अभी भी जिन लोगों ने नहीं देखा है देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग अक्टूबर माह की परीक्षा खबरी को तेज़ी से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। इसकी जो PDF है ये पहले से ही आपके जय स्टडी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड कर दी गई है। जिन लोगों ने नहीं अभी तक डाउनलोड किया है कर प्रिंट करा लें। इस वीडियो में हम लोग तेजी से अक्टूबर माह की परीक्षा खबरी को देख लेंगे। सितंबर माह की परीक्षा खबरी हो गई है। आगामी जो नवंबर माह की परीक्षा खबरी है वो सर के द्वारा कराई जा रही है हैंड रिटन में। ठीक है, आप लोग की बहुत सारी मांग रहती है कि सर हैंड रिटन में ही दे, तो नवंबर से फिर से सर ने हैंड रिटन स्टार्ट कर दिया है। उसकी वीडियो आपको मिल रही है परीक्षा खबरी की। ठीक है, तो ये जो 2 माह बचे थे सितंबर अक्टूबर, उसकी PDF प्रोवाइड करा दी गई है। इस वीडियो में हम लोग अक्टूबर माह को भी देखकर कंप्लीट कर लेंगे। सितंबर माह की परीक्षा खबरी हो चुकी है। चलिए तेजी से हम लोग आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं महत्वपूर्ण अक्टूबर माह की परीक्षा खबरी। पहली सूचना है आपकी कि भारत भूटान नई रेल लिंक परियोजना। भारत और भूटान के बीच ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने के लिए 29 सितंबर 2025 को केंद्र सरकार ने दोनों देशों के बीच पहली बार सीमा पार, महत्वपूर्ण लाइन हो गई कि पहली बार सीमा पार रेल लिंक की घोषणा की है। हम आपसे हर बार चर्चा करते हैं कि कोई पहली नियुक्ति हो, कोई पहला समझौता हो, ठीक है, या कोई पहली बार आयोजन हो रहा हो किसी चीज़ का, तो इस प्रकार से जो प्रश्न होते हैं करंट में वो जरूर पूछे जाते हैं। उसके प्रश्न, उन प्रश्नों के आने की प्रबल संभावना रहती है, तो ध्यान से इन डाटा को अच्छे से याद रखा करिए। यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो पहली बार सीमा पार रेल लिंक की घोषणा की है। ये परियोजना भारत के असम और पश्चिम बंगाल, ये दोनों राज्य याद रखेंगे भारत के, भूटान से जोड़ेंगी। ये दोनों लिंक कुल 89 किलोमीटर लंबे होंगे और भूटान को भारत के 1.5 लाख किलोमीटर रेल नेटवर्क से जोड़ेंगे। ठीक है, यह भारत एवं भूटान के मध्य पहला रेल संपर्क होगा। महत्वपूर्ण हो गया यह लाइन, देख लेते हैं। कोकराझार गेल्फू लाइन, कोकराझार कहाँ है? असम में, और गेल्फू कहाँ है? भूटान में। 69 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन असम के कोकराझार और चिरांग जिले को भूटान के सारपांग क्षेत्र के गेल्फू से जोड़ेगी। गेल्फू को भूटान सरकार माइंडफुलनेस सिटी के रूप में विकसित कर रही है। ठीक है, तो अपने जितने भी पड़ोसी देश हैं उनसे हमारा संबंध बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी विकास अच्छे तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो वर्तमान गवर्नमेंट इस पर बहुत अच्छा कार्य कर रही है। बनारहाट सामसे लाइन, बनारहाट कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, और सामसे कहाँ है आपका? भूटान में। तो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के बनारहाट को भूटान के सामसे से जोड़ेगी। सामसे भूटान का एक प्रमुख औद्योगिक शहर है। तो दोनों ही लिहाज से यह महत्वपूर्ण हो गया। लाल बहादुर शास्त्री जी की 121वीं जयंती, तो 121वीं जयंती मनाएगी लाल बहादुर शास्त्री जी की 2 अक्टूबर की। इनका जो नारा महत्वपूर्ण है वह कौन सा है? जय जवान जय किसान। ठीक, कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 3% DA बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 3% DA वृद्धि को मंजूरी दी। महत्वपूर्ण हो गया डेट 1 अक्टूबर, जिसमें 1.18 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी यह बढ़ोतरी मूल वेतन या पेंशन के मौजूदा 55% में जोड़ी जाएगी। ठीक, अमेरिका टैरिफ के प्रभाव के कारण ADB ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान घटाकर कितना कर दिया है? 6.5%। तो वित्त वर्ष 2026 के लिए एशिया विकास बैंक ने भारत के आर्थिक विकास अनुमान को कितने से, ये लाइन याद रखेंगे, 6.7 से घटाकर कितना कर दिया है? 6.5 कर दिया है। यह कटौती अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाए जाने के बाद की गई, जिससे भारत से अमेरिका को होने वाले लगभग 60% निर्यात पर असर पड़ने की आशंका है, जिससे 2025-26 की दूसरी छमाही और उसके बाद विकास की गति क्या होगी? धीमी पड़ सकती है। ठीक है, तो 6.5 कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, 2026-27 के लिए भी कहा गया है, देख लेते हैं। 26-27 में जो रिपोर्ट है वो अनुमान कितना है विकास का? 6.8% से घटाकर कितना? 6.5% कर दिया गया है। अगला है, एलन मस्क 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बने। सितंबर माह में आपने देखा कि किसने, कौन व्यक्ति थे? लैरी एलिसन। इन्होंने सितंबर माह में इनको पीछे किया था। अब फिर से एलन मस्क 500 अरब डॉलर
की संपत्ति अर्जित कर कर पहले नंबर पर फिर से आ गए। देखिए इनमें कितनी स्पर्धा रहती है, हर महीने बदलता रहता है। तो टेस्ला के सीईओ एलन मस्क आधिकारिक तौर पर 500.1 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति हासिल करने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति बन गए। इन्होंने फिर से किसको पछाड़ दिया? ओरेकल के सह संस्थापक लैरी एलिसन, जो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो पिछले माह की रिपोर्ट में ये था, इस माह में बदल गया अक्टूबर में। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन, टाटा समूह एयरबस के साथ साझेदारी में, ये महत्वपूर्ण हो गया लाइन। कर्नाटक के वेमागल में भारत की पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन शुरू कर रहा है। कौन कौन? टाटा समूह एयरबस के साथ। यह पहल भारत के एरोस्पेस उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि यह सुविधा H-125 के नागरिक और सैन्य दोनों संस्करणों को असेंबल, परीक्षण और वितरित करेगी। आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 प्रदान किया। देख लेते हैं, महत्वपूर्ण हो गया। किसे? प्रोफेसर बनवारी लाल गौर, वैद्य नीलकंठन मुसईटी और वैद्य भावना प्रसर को। ये तीनों नाम आप याद रखेंगे, बनवारी लाल, नीलकंठन और वैद्य भावना प्रसर। आयुर्वेद में योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। किससे? राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से। शिक्षा, पारंपरिक ज्ञान और अनुसंधान के माध्यम से आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 आयुर्वेद की शैक्षणिक, नैदानिक और वैज्ञानिक प्रगति को दर्शाता है। तो तीनों नाम महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। बार्सिलोना में मांडिया कल्ट 2025 का समापन समारोह। ठीक है, तो सांस्कृतिक नीति और सतत विकास पर यूनेस्को विश्व सम्मेलन मांडिया कल्ट 2025 का समापन समारोह कब हुआ? 1 अक्टूबर 2025 को बार्सिलोना में। समारोह में एक सांस्कृतिक प्रस्तुति, उसके बाद युवा मंच के निष्कर्षों का वाचन, ये जो सारी कार्यक्रम वहाँ हुए उसके बारे में है। समापन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व, महत्वपूर्ण है यह कि भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया? संस्कृति मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव सुश्री अमिता प्रसाद साराभाई ने किया, जिन्होंने भारत सरकार के संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से भाग लिया था। माननीय मंत्री ने मांडिया कल्ट 2025 के दौरान एशिया प्रशांत क्षेत्र के सह अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। तो ये लाइन महत्वपूर्ण हो गई। कौन? सुश्री अमिता प्रसाद साराभाई। आगे बढ़ते हैं। INS सतलुज, भारतीय नौसेना का विशेष हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत INS सतलुज 29 सितंबर 2025 को मॉरिशस, महत्वपूर्ण हो गया, कहाँ पर? मॉरिशस में 18वां संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए पोर्ट लुइस पहुंचा। यह मिशन इस वर्ष के आरंभ में आयोजित हाइड्रोग्राफी पर 14वीं संयुक्त समिति की बैठक के दौरान हस्ताक्षरित हाइड्रोग्राफी पर दीर्घकालिक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन के ढांचे के तहत संचालित किया जा रहा है। नमो वन की आधारशिला। 2 से 8 अक्टूबर 2025 तक वन्य जीव सप्ताह समारोह के अंतर्गत, तो याद रखेंगे 2 से 8 अक्टूबर के बीच क्या है? वन्य जीव सप्ताह। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा के कैबिनेट मंत्री श्री राव नरबीर सिंह के साथ आज मानेसर में नमो वन की आधारशिला रखी। ये अक्टूबर माह की परीक्षा खबरी का अध्ययन आप कर रहे हैं, इसलिए जैसे आज आ गया गया तो उससे कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि अक्टूबर माह उसी डेट पे है जैसे परीक्षा खबरी बनाई जाती है। ठीक है, इस अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम में इससे जो लाभ होगा उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, स्कूली छात्र, वन विभाग के कर्मचारी, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य हितधारक सहित वन एवं वन्य जीव संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को उनके प्रयास के लिए सम्मानित भी किया गया। तो 2 से 8 अक्टूबर याद रखेंगे। दिल्ली के प्रसिद्ध जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सुबह को कम दूरी का प्लाग रन संचालित किया गया, जिसमें युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधिकारियों और लोगों ने हिस्सा लिया। प्लॉगिंग एक अनूठी गतिविधि है जो फिटनेस और स्वच्छता का मिश्रण है, जिसमें प्रतिभागी जॉगिंग करते हुए कूड़ा इकट्ठा करते हैं। स्वच्छता अभियान का नेतृत्व युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में खेल सचिव श्री हरिरंजन राव ने। ठीक है, ये छठा फिट इंडिया फ्रीडम रन है। गांधी जयंती पर देशव्यापी छठे फिट इंडिया फ्रीडम रन में भारत ने एकल इस्तेमाल प्लास्टिक वस्तुओं का उपयोग बंद करने और सार्वजनिक स्थानों को कचरा मुक्त बनाने का संकल्प लिया है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है,
फ्लैग मैन ऑफ इंडिया श्री रुपुदमन आयोजन में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। छठा है ट्राई ने निजी रेडियो प्रसारकों के लिए डिजिटल रेडियो प्रसारण नीति तैयार करने पर अनुशंसाएं जारी की। ट्राई का अर्थ क्या हो गया? भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने आज यानी 3 अक्टूबर को 4A+ श्रेणी के शहरों अर्थात कहाँ कहाँ? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, और 9A श्रेणी के शहरों कहाँ कहाँ? हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, सूरत, पुणे, जयपुर, लखनऊ, कानपुर और नागपुर में डिजिटल रेडियो यानी यूपी का 2, लखनऊ और कानपुर, डिजिटल रेडियो प्रसारण सेवा शुरू करने के लिए नियम और शर्तों तथा आरक्षित मूल्य के साथ निजी रेडियो प्रसारकों के लिए एक डिजिटल रेडियो प्रसारण नीति तैयार करने पर अपनी अनुशंसाएं जारी की है। आदि सेवा पर्व का समापन देख लेते हैं। आदिवासी बहुल गांवों और टोलों में आदिवासी ग्राम दृष्टिकोण 2030 को अंगीकार करने की ऐतिहासिक पहल। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार ने 15 नवंबर 2025 से 15 नवंबर 2024 से 2025 तक जनजाति गौरव वर्ष घोषित किया। 2 अक्टूबर 2025 को विशेष ग्राम सभाओं में जनजाति ग्राम दृष्टिकोण 2030 घोषणा की। दुनिया का सबसे बड़ा जनजाति जमीनी स्तर का नेतृत्व मिशन 30 राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों के 1 लाख गांवों और टोलों में 11.5 करोड़ नागरिकों को मजबूत बनाता। ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने विशेष अभियान 5.0 के लिए प्रारंभिक चरण की गतिविधियां सफलतापूर्वक पूरी कर ली। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग को नोडल विभाग बनाकर सरकार द्वारा शुरू किए गए विशेष अभियान 5.0 ने अपने प्रारंभिक चरण में उल्लेखनीय गति प्राप्त की। विशेष अभियान 5.0 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक कार्यान्वयन चरण रहेगा। 15 सितंबर 2025 से 30 सितंबर 2025 तक इसका प्रारंभिक चरण था। MSME मंत्रालय ने अपने कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत बनाने और लंबित मामलों को न्यूनतम करने के लिए लक्ष्य हेतु विशेष अभियान 5.0 का शुभारंभ किया। 2025 के अभियान का मुख्य ध्यान सरकारी कार्यालयों में उत्पन्न ई कचरे के निपटान, तो ये लाइन याद रखेंगे, ई कचरा के लिए है। केंद्र सरकार के सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय ने अपने कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत बनाने और लंबित मामलों को न्यूनतम करने के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विशेष अभियान 5.0 का शुभारंभ किया। यह अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक देशव्यापी स्तर पर चलेगा। इस वर्ष के अभियान का मुख्य ध्यान सेवा प्रदायगी के लिए जिम्मेदार या जनसंपर्क वाले क्षेत्रीय बाहरी कार्यालयों पर तथा पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी ई कचरा प्रबंधन नियम 2022 के अनुरूप सरकारी कार्यालयों में उत्पन्न ई कचरे के निपटान पर है। MiG-21 लड़ाकू विमान 26 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ वायुसेना स्टेशन पर भारतीय वायुसेना के MiG-21 विमान को आधिकारिक रूप से अंतिम विदाई दी गई। महत्वपूर्ण हो गया क्या? MiG-21 1960 के दशक में भारतीय वायुसेना में शामिल यह सुपरसोनिक जेट लंबे समय तक भारत की हवाई शक्ति की रीढ़ बना रहा। इसे राष्ट्रीय गौरव बताते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि MiG-21 ने भारतीय सैन्य इतिहास में अनेक गौरवपूर्ण क्षण जोड़े हैं। दालों में आत्मनिर्भरता मिशन 2025 1 अक्टूबर 2025 को किसने? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दालों में आत्मनिर्भरता मिशन नामक 6 वर्षीय कार्यक्रम को मंजूरी दी। ये डेट याद रखेंगे, महत्वपूर्ण हो गया। अवधि कब तक है कार्यक्रम की? 2025-26 से 30-31 6 वर्ष के लिए। आवंटन कितना हुआ है? 11,440 करोड़। उद्देश्य क्या है? घरेलू दलहन उत्पादन 350 लाख टन तक बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और लगभग 2 करोड़ किसानों की आय सुनिश्चित करना। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। इसका एक एक शब्द आप जो भी निबंध कृषि का लिखेंगे आर मेंस में, पीसीएस मेंस में, उसमें इस डाटा का प्रयोग कर सकते हैं। भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, लेकिन लगभग 15-20% मांग के लिए अभी भी आयात पर निर्भर है। मिशन का लक्ष्य इस अंतर को कम करना और ग्रामीण आजीविका को मजबूत करना है। तो भारत के इस प्रयास को, कृषि समस्या के जो आप निबंध लिखेंगे उसमें आप भारत सरकार के इस प्रयास की सराहना करके जोड़ सकते हैं।
11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन, ये भी महत्वपूर्ण है। 11वां है विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन, कब? 2 अक्टूबर 2025 को दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित हुआ। प्रतिभाग 30 देशों ने किया, ठीक है, 30 देशों से 3,300 प्लस। थीम याद रखेंगे, थीम महत्वपूर्ण है विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन की। थीम है प्रभाव के लिए नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था के लिए भविष्य को गति देना। तो थीम एकदम याद रखेंगे। उद्देश्य क्या है भाई? अब हरित अर्थव्यवस्था से है तो सतत जलवायु कार्रवाई, नवाचार, समानता और वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देना है। यह सम्मेलन दुबई की जलवायु नेतृत्व और सतत विकास में वैश्विक स्थिति को दर्शाता है। एल्बिनिज्म, ये एक हिसाब से आप जीएस का जो पोर्शन हमें लग रहा है उसे हम पीडीएफ आपको दी गई है वहाँ आप देख लीजिए, उसे थोड़ा एक्सप्लेन करने से बचेंगे, ठीक है, जो जीएस का पोर्शन होगा। बथुकम्मा महोत्सव, तेलंगाना राज्य सरकार, महत्वपूर्ण हो गया, किसने? तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा आयोजित बथुकम्मा महोत्सव। कई महोत्सव आ गए ना, इसके पहले आपने देखा झारखंड, चंडीगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वाला। तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा आयोजित बथुकम्मा महोत्सव ने 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, महत्वपूर्ण हो गया। तो पूछा जा सकता है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया बथुकम्मा महोत्सव ने, तेलंगाना के। बथुकम्मा तेलंगाना की महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला एक पुष्प महोत्सव है। स्टेटमेंट प्रश्न में ये चीज़ें डाला जा सकता है जैसे अब प्रश्न बन रहे हैं, तो एक एक लाइन महत्वपूर्ण है। बथुकम्मा शब्द का अर्थ क्या है? देवी माँ का जीवित होना, जो दिव्य स्वयं, ऊर्जा और सुरक्षा को दर्शाता है। लोक कथा इस महोत्सव को देवी गौरी और उनके चमत्कारी अस्तित्व के साथ साथ चोल वंश के राजा धर्मगद तथा रानी सत्यवती की कथाओं से जोड़ती है। ऐतिहासिक रूप से काकतीय राजवंश ने, वेरी इंपॉर्टेंट, राजवंश भी पूछ सकता है, तो काकतीय राजवंश ने बथुकम्मा को स्त्री शक्ति और कृषि समृद्धि के उत्सव के रूप में महत्व दिया था। यह महोत्सव प्रतिवर्ष प्रायः ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार सितंबर अक्टूबर में मनाया जाता है। फतह 4 मिसाइल, पाकिस्तान ने हाल ही में लंबी दूरी की नई क्रूज मिसाइल फतह 4 के सफल परीक्षण की घोषणा की। अरे बेकार है, कोई भी कर लें, हमसे कभी नहीं जीत पाएंगे। यह पाकिस्तान द्वारा स्वदेश में विकसित लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 750 किलोमीटर है और यह उन्नत एवियोनिक्स और आधुनिक नेविगेशन सिस्टम से लैस है। उड़ान के दौरान 0.7 यानी 865 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक पहुंच सकती है। मैक लगभग 1530 किलोग्राम वजनी यह मिसाइल लगभग 7.5 मीटर लंबी है, ठीक है। आगे देख लेते हैं मार डेल प्लाट घाटी, महत्वपूर्ण है, किसी वजह से चर्चा में रहा होगा इसलिए स्थान भी पूछा जा सकता है। अर्जेंटीना के मार डेल प्लाटा घाटी में एक अभूतपूर्व अभियान के दौरान गहरे समुद्र में रहने वाली 40 से अधिक नई संभावित प्रजातियों का पता चला, जिनमें ग्लास स्क्विड और गुलाबी झींगे शामिल हैं। ये करंट का मुद्दा हुआ, अब इसे जीएस के रूप में बनाया जा सकता है, या तो इस घाटी के बारे में पूछ लेगा आपको थोड़ा, यस इस तरीके का प्रश्न भी आपने नहीं देखा होगा आयोग की जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, लेकिन करंट से अगर ऐसे आ सकते हैं प्रश्न, ठीक है, तो याद रखेंगे आप इसे। यह अर्जेंटीना की सबसे बड़ी पनडुब्बी घाटियों में से एक है, ठीक है, लगभग 250 से 300 किलोमीटर दूर स्थित है यह मार डेल प्लाटा शहर से। मार डेल प्लाटा घाटी अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स प्रांत के तट पर महाद्वीपीय सीमा पर स्थित है। श्रम शक्ति का निर्माण महत्वपूर्ण है। भारत में रोजगार 2017-18 में 47.5 करोड़ से 23-24 में कितना हो गया? 64.33 करोड़ हो गया, यानी 6 वर्ष में कितना? 16.83 करोड़ नई नौकरियां सृजित हुई हैं। बेरोजगारी दर 2017-18 में 6.0 से घटकर 2023-24 में 3.2% रह गई है। क्या लाइन है ये सब। पिछले 7 वर्षों में 1.56 करोड़ महिलाएं औपचारिक कार्यबल में शामिल हुई हैं। अच्छा कार्य किया जा रहा है। भारत सिंगापुर एडसिस्टी विकास एवं सहभागिता के लिए साझेदारी, तो भारत और सिंगापुर का एक ऐसा है राजनीतिक संबंध 60वीं वर्षगांठ मना रहा है। तो 4 अक्टूबर 2025 को सिंगापुर में भारत सिंगापुर एडसिस्टी विकास एवं सहभागिता के लिए साझेदारी नामक व्यावसायिक सत्र का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ? फिक्की, CII और एसोचैम द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। तो 60 वर्ष इनकी राजनयिक संबंध हो गए भारत और सिंगापुर के। नेट पोलरैक्स भारतीय तटरक्षक बल 27वीं राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना
और तैयारी बैठक के साथ समन्वय में 5-6 अक्टूबर 2025 को तमिलनाडु के चेन्नई के तट पर राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरेक्स अभ्यास के 10वें संस्करण का आयोजन करने जा रहा है। यानी हो चुका होगा 5-6 अक्टूबर को। तो तमिलनाडु के चेन्नई तट पर नेट पोलरेक्स अभ्यास 10वां संस्करण। लोकसभा अध्यक्ष 5 से 12 अक्टूबर 2025 तक ब्रिज टाउन बारबाडोस में आयोजित किए जा रहे 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। कौन? लोकसभा अध्यक्ष जी। राज्यसभा के उपसभापति 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 36 पीठासीन अधिकारी और 16 सचिव भी सम्मेलन में भाग लेंगे। तो महत्वपूर्ण हो गया। श्री बिरला 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में राष्ट्रमंडल वैश्विक भागीदारी विषय पर आम सभा को संबोधित करेंगे। तो ये विषय भी महत्वपूर्ण हो गया। विषय क्या था? राष्ट्रमंडल वैश्विक भागीदार। लोकसभा अध्यक्ष डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से लोकतंत्र को सशक्त बनाना और डिजिटल विभाजन को कम करना विषय पर आयोजित की जा रही कार्यशाला की अध्यक्षता करेंगे। तो ये भी महत्वपूर्ण हो गया। दोनों बात आगे देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के नामचिक नामफुक के में पहली वाणिज्यिक कोयला खदान का ऐतिहासिक शुभारंभ। तो महत्वपूर्ण हो गया ये भी। भूटान के साथ रेल स्टार्ट हुआ, वो भी पहला था, महत्वपूर्ण हो गया। अरुणाचल प्रदेश 6 अक्टूबर 2025 को एक ऐतिहासिक दिन का गवाह बना जब राज्य के नामचिक नामफुक कोयला ब्लॉक में पहली वाणिज्यिक कोयला खदान का शुभारंभ हो चुका होगा। इस शुरुआत के साथ विकास, ऊर्जा सुरक्षा और स्थानीय समृद्धि का एक नया अध्याय लिखा जाएगा। केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी सबसे पहले भूमि पूजन करेंगे और उसके बाद खनन पट्टा सौंपेंगे। ठीक है, तो ये हो चुका होगा, पहला है इसलिए महत्वपूर्ण हो गया। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी 6 से 7 अक्टूबर 2025 तक कतर का दौरा करेंगे। कौन? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी कतर भारत संयुक्त व्यापार एवं वाणिज्य आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए 6 से 7 अक्टूबर 2025 तक दोहा कतर का दौरा करेंगे। इस बैठक की सह अध्यक्षता कतर के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महामहिम शेख फैसल बिन फैसल अल थानी करेंगे। बाप रे, इतना बड़ा नाम है इनका। ठीक है, इस यात्रा से स्पष्ट होता है कि भारत कतर के साथ अपने व्यापार एवं निवेश संबंधों को कितना महत्व देता है। कतर खाड़ी सहयोग परिषद में भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है और 2024-25 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार कितना हुआ है? 14 अरब अमेरिकी डॉलर। भारत के पश्चिमी तट पर अभ्यास कोंकण 2025 शुरू। तो महत्वपूर्ण हो गया। कोई अभ्यास होता है तो कहाँ हो रहा है और किस किस के बीच हो रहा है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भारत के पश्चिमी तट पर 5 अक्टूबर 2025 को भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी का द्विपक्षीय अभ्यास कोंकण 2025 शुरू हुआ। पिछले 2 दशकों में इस अभ्यास का आकार एवं जटिलता बहुत बढ़ चुकी है, जिससे दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री अभियानों में बेहतर पारस्परिकता एवं आपसी समझ को बढ़ावा मिला है। इस अभ्यास का जो आयोजन है वो 5 से 12 अक्टूबर 2025 तक 2 चरणों में किया जाएगा। अभ्यास के बंदरगाह चरण में नौसेना कर्मियों के बीच पेशेवर बातचीत, क्रॉस डेक दौरा, खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि शामिल होंगे। इसके अलावा संयुक्त कार्य समूह की बैठकें और विषय वस्तु विशेषज्ञों के आदान प्रदान का भी कार्यक्रम होगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज अलवर में राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया। तो राजस्थान का पहला हुआ, महत्वपूर्ण हो गया। तो राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन आज प्रताप बांध अलवर में एक प्रतीकात्मक वृक्षारोपण समारोह के साथ हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने की। ठीक है, 6 अक्टूबर को देख लेते हैं। देवरा गट्टू बन्नी उत्सव, ये कहाँ है? हो रहा है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के होलागुंडा मंडल में। प्राचीन देवरा गट्टू बन्नी उत्सव के दौरान हिंसा भड़क उठी, इसलिए महत्वपूर्ण हो गया ये उत्सव कहाँ हो रहा है, ये भी पूछ सकता है। हिंसा हुई वो भी पूछ सकता है, किस राज्य में हुई वो भी हो सकता है, जिला भी पूछ सकता है। तो सभी इम्पॉर्टेंट हैं। तो देवरागट्टू बन्नी उत्सव विजयनगर साम्राज्य के समय से प्रचलित है। वो काकतीय वंश देखा था आपने, ये विजयनगर साम्राज्य। यह उत्सव 800 फुट ऊंची पहाड़ी पर बने श्री माला मल्लेश्वर
स्वामी मंदिर के वार्षिक समारोह का एक अभिन्न हिस्सा है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में मणि और मल्लासुर नामक दो क्रूर राक्षस देवरगट्टू पहाड़ियों में निवास करते थे। ये दोनों राक्षस वहां तपस्या कर रहे संतों को अमानवीय यातनाएं देते थे। राक्षसों के इस अत्याचार से परेशान होकर संतों ने उनसे मुक्ति पाने के लिए भगवान परमेश्वर और देवी पार्वती की आराधना की थी। पंडित छन्नूलाल मिश्र जी एवं ठुमरी संगीत 2 अक्टूबर 2025 को पद्म विभूषण से सम्मानित और बनारस घराने के पूरब अंग के अंतिम महान प्रतिपादकों में से एक पंडित छन्नूलाल मिश्र जी का निधन हो गया। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अग्रणी संगीतकारों में से एक थे। बहुत महत्वपूर्ण नाम है यह। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 3 अगस्त 1936 को आजमगढ़ में, उत्तर प्रदेश के। नाम इनका बचपन का था मोहनलाल मिश्र जी। पत्नी कौन थी? माणिक रानी मिश्र जी। पिता कौन थे? पंडित बद्री प्रसाद मिश्र जी। प्रारंभिक गुरु कौन थे? उस्ताद अब्दुल गनी खान, किराना घराना से संबंधित थे। पद्म भूषण ठाकुर जयदेव सिंह से भी इन्होंने संगीत की शिक्षा ली थी। गायन शैली इनकी क्या थी? पूर्वी ठुमरी शैली और शास्त्रीय ख्याल। यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की उपशैली है। स्टेबल कॉइन्स के लिए नियमन की आवश्यकता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भारत की क्रिप्टो करेंसी नीति में संभावित बदलाव का संकेत देते हुए कहा कि सभी देशों को स्टेबल कॉइन के साथ जुड़ने के लिए तैयार रहना होगा। स्टेबल कॉइन एक प्रकार की क्या है? क्रिप्टो करेंसी है, जिनका उद्देश्य क्या है? स्थिर मूल्य बनाए रखना। ये अपना मूल्य स्थिर रखने के लिए किसी अंतर्निहित परिसंपत्ति से जुड़ी होती हैं। ये परिसंपत्तियां आमतौर पर मुद्राओं की एक टोकरी या कीमती धातुएं हो सकती हैं। ठीक है, डॉलर, यूरो जो मुद्रा होती है वो भी हो सकती है, और सोना धातुएं भी हो सकती हैं। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य। गोवा के राज्य वन्यजीव बोर्ड ने भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान के कलेम रेलवे स्टेशन पर लौ अयस्क के संचालन के लिए वन्य जीव मंजूरी का प्रस्ताव राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ रखने की सिफारिश की है। कहाँ है ये भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य? गोवा में। यह गोवा राज्य की पूर्वी सीमा पर मोलेम गांव के पास स्थित है। यह पश्चिमी घाट की तलहटी में 240 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसमें मोलेम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मूल रूप से मोलेम खेल अभयारण्य के नाम से जाने जाने वाला यह अभयारण्य 1969 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया और फिर इसका नाम बदलकर भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य कर दिया गया। ठीक है, यह प्रसिद्ध दूध सागर जलप्रपात, डेविल्स कैनियन, ताम्बडी सुरला मंदिर, ताम्बडी जलप्रपात और कई अन्य ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों का भी स्थान है। राष्ट्रीय महिला आयोग देख लेते हैं, ये डाटा महत्वपूर्ण थोड़ा हो सकता है। 2025 में राष्ट्रीय महिला आयोग में कुल कितने 7,698 शिकायतें दर्ज की गई। महिला सशक्तिकरण पे जब आप निबंध लिखेंगे तो मेरिट डिमेरिट भाई निबंध लिखने में दोनों यूज होता है, तो वहाँ आप इस डाटा का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि 2025 में कितने शिकायत हुए हैं? 7,698। घरेलू हिंसा, पति या परिवारजन द्वारा शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न, ये परिभाषा है एक हिसाब से। उत्पीड़न धमकी क्या होती है? कार्यस्थल या सामाजिक स्तर पर। स्थापना कब हुआ था राष्ट्रीय महिला आयोग का? 1992 में। और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत हुआ। यह क्या है? एक प्रकार का सांविधिक निकाय है। उद्देश्य इसका क्या है? महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा, विधायी सुधारों की सिफारिश, शिकायत निवारण, कानूनी सहायता और पूछताछ। ठीक है, भारत के पहले, ये महत्वपूर्ण हो गया, पहला आ गया, पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN ने औपचारिक रूप से मान्यता दी। कहाँ के? तमिलनाडु सरकार द्वारा 21 सितंबर 2022 को स्थापित डुगोंग संरक्षण रिजर्व। कहाँ का है यह? तमिलनाडु का। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने औपचारिक रूप से मान्यता दी। वैश्विक समर्थन क्या हुआ कि ओमकार फाउंडेशन द्वारा प्रस्ताव को IUCN विश्व संरक्षण सम्मेलन 2025 अबू धाबी में पेश किया गया और इसे पूरी दुनिया के सदस्यों का समर्थन मिला। संदेश क्या गया कि यह भारत की समुद्री संरक्षण नीतियों और प्रयासों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और समर्थन प्रदान करता है। भारतीय खाद्य निगम ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में खुले बाजार बिक्री योजना को प्रदर्शित किया। देख लेते हैं, भारतीय खाद्य निगम ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कहाँ? भारत मंडपम नई दिल्ली में अपनी प्रमुख बाजार क्रियाकलाप पहल
खुले बाजार बिक्री योजना और OMSS का प्रदर्शन करके एक सशक्त और केंद्रित प्रभाव डाला। महत्वपूर्ण हो गया यह। कर्णक मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है देख लेते हैं एक बार। यह एक नया व्यापक भू पुरातात्विक अध्ययन से पता चला कि किस प्रकार मिस्र का प्रसिद्ध कर्णक मंदिर परिसर नील नदी की बाढ़ के बीच एक द्वीप से उभरकर प्राचीन विश्व के सबसे अस्थायी पवित्र केंद्रों में से एक बन गया। कहाँ पर? मिस्र में। नील नदी की बाढ़ आने पर यह उजागर हुआ है। करनाक मंदिर, या यूँ कहें कि मिस्र के लक्सर में करनाक मंदिर परिसर प्राचीन मिस्र के सबसे प्रभावशाली स्थलों में से एक है और कभी यह थेम्स शहर का हिस्सा हुआ करता था। यह मिस्र के दक्षिण में लक्सर प्रांत के कर्नाटक में नील नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। इसका निर्माण 2055 ईसा पूर्व से लगभग 100 ईस्वी के बीच हुआ था। इसका निर्माण एक धार्मिक मंदिर के रूप में किया गया था और यह अमुन, मुट और खोन्सू देवताओं को समर्पित था। तो महत्वपूर्ण हो गया, चर्चा में रहा। टॉम हॉक मिसाइल, ये क्या है देख लेते हैं। यह एक अमेरिकी निर्मित लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है। टॉम हॉक मिसाइल अमेरिकी। इसका उपयोग भूमि पर गहरे हमले के लिए किया जाता है। इसे वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के माध्यम से जहाज़ों या पनडुब्बियों दोनों से लॉन्च किया जा सकता है। टॉम हॉक की लंबाई कितनी है? 18.3 फीट और वजन लगभग कितना है? 3200 पाउंड। ठीक है। वे 1000 पाउंड के पारस्परिक वारहेड या क्लस्टर हथियार ले जाते हैं। प्रधानमंत्री 8 अक्टूबर को इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 9वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। एशिया का सबसे बड़ा दूरसंचार प्रौद्योगिकी कार्यक्रम 8 से 11 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। कौन सा? इंडिया मोबाइल कांग्रेस 9वां संस्करण है यह। विषय पूछा जा सकता है, विषय याद रखेंगे। तो विषय क्या है इसका? परिवर्तन के लिए नवाचार। डिजिटल परिवर्तन में भारत के नेतृत्व को प्रदर्शित करना। केंद्रीय क्षेत्र कौन कौन से हैं इस जहाँ ये हो रहा है मोबाइल कांग्रेस? किस क्षेत्र से केंद्रीकृत है? 6G से, क्वांटम संचार से, सेमीकंडक्टर, ऑप्टिकल नेटवर्क और साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम। आप देखोगे पिछले 1 साल 1.5 साल में आपने देखा होगा कि सेमीकंडक्टर्स के कई ब्रांच खुले हैं। ठीक है, कई जगह इसके निर्माण कार्य होने लगे हैं। IMC 2025 में 400 से अधिक कंपनियां, लगभग 7000 वैश्विक प्रतिनिधि और 150 से अधिक देशों के लगभग 1.5 लाख आगंतुक इसमें शामिल होंगे, हो चुके होंगे भाई। ये अक्टूबर का हम लोग पढ़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में व्याप्त 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। ये चारों राज्य आप याद रखेंगे, कहाँ का? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़। भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क कितना है? लगभग 894 किलोमीटर बढ़ जाएगा। 24,634 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत परियोजनाएं 2030-31 तक पूरी होंगी। स्वीकृत मल्टी ट्रैकिंग परियोजना से लगभग कितने? 3,633 गाँव, जिनकी जनसंख्या लगभग कितनी है? 85,84,000 है तथा 2 आकांक्षी जिलों विदिशा और राजनांदगांव तक संपर्क बढ़ जाएगा। महत्वपूर्ण हो गया। कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो व्यापार अच्छा होगा। भारत ब्राज़ील व्यापार निगरानी तंत्र की 7वीं बैठक हुई है। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। 75 वर्षों से अधिक समय से मजबूत कूटनीतिक साझेदार देश रहा है ब्राज़ील। दोनों देशों ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और विकास के प्रति प्रतिबद्धता से प्रेरित एक घनिष्ठ और बहुआयामी संबंध स्थापित किया। जुलाई 2025 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ब्राज़ील की राजकीय यात्रा और ब्राज़ील के राष्ट्रपति महामहिम श्री लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा के साथ बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। अभिधम्म दिवस देख लेते हैं। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान लखनऊ के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के 6-7 अक्टूबर को गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में शरद पूर्णिमा के दिन अंतर्राष्ट्रीय अधिधम्म दिवस मनाया। इसमें भारत
म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम और श्रीलंका से आए प्रतिष्ठित विद्वानों एवं शोधकर्ताओं ने 35 से ज़्यादा शोध पत्र प्रस्तुत किए। फिजिक्स नोबेल पुरस्कार 2025 किसको मिला है देख लेते हैं। फिजिक्स का स्टॉकहोम स्वीडन, इस साल का फिजिक्स नोबेल पुरस्कार 3 अमेरिकी वैज्ञानिकों कौन कौन, जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन मॉर्टिनिस को दिया गया। स्वीडन की रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। ये अक्टूबर का है, फिर से ध्यान रखेंगे। इस पुरस्कार से वैज्ञानिकों की बड़े पैमाने पर क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा के स्तरों की खोज को सम्मान मिला है। तो फिजिक्स में किसके क्षेत्र में, क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा के स्तरों को खोज को, किसको, तीनों अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। कौन कौन, जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन मार्टिनिस। फिलीपींस ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायोबैंक लॉन्च किया। दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायोबैंक शुरू किया गया फिलीपींस ने। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रवालों की आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करना और रीफ पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करना। आगे बढ़ते हैं। कैसिनी अंतरिक्षयान, नासा के कैसिनी अंतरिक्षयान द्वारा एकत्रित आंकड़ों पर एक नए अध्ययन से इस बात के अतिरिक्त प्रमाण मिले हैं कि शनि के चंद्रमा इंसेलेडस पर जीवन संभव हो सकता है। यह नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और इतावली अंतरिक्ष एजेंसी की एक संयुक्त परियोजना है। तो तीनों ये क्या है, कैसिनी अंतरिक्षयान, इस पर विशेष ध्यान देंगे। कैसिनी एक परिष्कृत रोबोटिक अंतरिक्षयान था जिसे शनि एवं उसके वलयों व चंद्रमाओं की जटिल प्रणाली का अद्वितीय व विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। कब, 15 अक्टूबर 1997 को। यह सबसे बड़े अंतर्ग्रही अंतरिक्षयानों में से एक था। शनि बादलों, इसका उद्देश्य क्या था, शनि ग्रह के बादलों के गुण, वायुमंडलीय संरचना, पवन तापमान, आंतरिक संरचना, घूर्णन, आयनमंडल उत्पत्ति तथा विकास का अध्ययन करना। वलय में क्या था कि इनकी संरचना और संयोजन, गतिशील प्रक्रियाओं, वलयों व उपग्रहों के अंतर संबंध, धूल एवं सूक्ष्म उल्कापिंडों से वातावरण का अवलोकन, मतलब इससे संबंधित चीज़ों के लिए ही कैसिनी अंतरिक्षयान भेजा गया था। कौन कौन, नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और इतावली अंतरिक्ष एजेंसी की एक संयुक्त परियोजना थी। और इन्होंने क्या पता लगाया कि शनि के चंद्रमा जो एन्सेलेडस है वहाँ पर जीवन संभव हो सकता है। ठीक। INS एंड्रोथ, भारतीय नौसेना ने 6 अक्टूबर 2025 को विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धक पोत INS एंड्रोथ नौसेना में शामिल किया। तो महत्वपूर्ण हो गया, कहाँ पर, विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में। इस श्रेणी के पहले पोत INS अर्नाला का जून की शुरुआत में जलावतरण किया गया। INS एंड्रोथ में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है, जो भारतीय नौसेना के निरंतर प्रयास को दर्शाता है। ये अच्छी खबर है। घरेलू समाधानों एवं नवीन प्रौद्योगिकी के माध्यम से स्वदेशीकरण को बढ़ावा दे रही है। इसकी लंबाई कितनी है, 77 मीटर, और वजन कितना है, 1500 टन। INS एंड्रोथ को विशेष रूप से तटीय एवं उथले पानी में पनडुब्बी रोधी अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। यह दीर्घकालिक अभियानों के लिए उपयुक्त और उथले पानी में लंबे समय तक संचालन कर सकता है। यह समुद्री निगरानी, खोज और बचाव, तटीय रक्षा व कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान के लिए उपयुक्त है। INS एंड्रोथ का नाम लक्षद्वीप समूह के उत्तरी द्वीप एंड्रोथ के नाम पर रखा गया, जो भारत के समुद्री क्षेत्र में ऐतिहासिक एवं सामरिक महत्व रखता है। लोकसभा अध्यक्ष, ये हमने पढ़ा था अभी ऊपर, ये फिर से रिपीट हो गया तो इसे नहीं देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ, केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने कुआलालंपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ के सम्मेलन में देश में सामाजिक सुरक्षा के विस्तार पर प्रकाश डाला है, जो 2015 में 19% से बढ़कर 25 में कितना हो गया, 64% से अधिक हो गया है। इसकी स्थापना 1927 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के तत्वाधान में हुई थी। यह सामाजिक सुरक्षा संगठनों, सरकारों और सामाजिक सुरक्षा विभागों के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। मतलब इसके बारे में बताया गया है। भारत इस संगठन का एक सदस्य देश है। इसका मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। इसमें डाटा जो महत्वपूर्ण है वह क्या था
इस सामाजिक सुरक्षा के जो विकास है वो 2015 के 19% से बढ़कर कितना हो गई 2025 में 64%। ये लाइन इससे महत्वपूर्ण है। अब रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी मिला है, देख लेते हैं किसे। जापान की सुसुमु कितागावा को, यूके के रिचर्ड रॉबसन को, यूएसए के उमर एम यागी को। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 8 अक्टूबर 2025 को घोषणा की कि रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किस किस को, सुसुमु कितागावा कहाँ की, जापान की, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी को धातु कार्बनिक ढांचे, याद रखेंगे किसके लिए, धातु कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए रसायन में मिला है। कुंकड़ युद्धाभ्यास, ये देखो फिर से रिपीट हो गया तो इसको नहीं देखते हैं। द्रव्य पोर्टल पहले चरण में 100 आयुध पदार्थों को सूचीबद्ध करेगा। अब देख लेते हैं द्रव्य पोर्टल क्या है। इसका उद्देश्य है 100 प्रमुख औषधि पदार्थों की जानकारी सूचीबद्ध करना और सटीकता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित एंट्री सॉफ्टवेयर के माध्यम से डेटा को निरंतर अपडेट किया जाएगा। ठीक। प्लूटोनियम प्रबंधन और निपटान समझौते, इस वर्ष मार्च में नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य में लगभग 100 जंगली सुअर मृत पाए गए थे और मृत जंगली सुअरों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि जंगली सुअरों की मौत नांगल झील जो अभ्यारण्य का हिस्सा में, इसमें क्या हो गया था कि जहरीले कचरे के कारण हुई थी। यह समझौता संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच 2000 में हस्ताक्षरित हुआ था। यह 2011 में लागू हुआ। इसका उद्देश्य शीत युद्ध के हजारों परमाणु हथियारों से बचे हथियार ग्रेड प्लूटोनियम के विशाल भंडार को कम करना था। LBSNAA मसूरी में विकसित भारत रणनीति कक्ष तथा नीति फॉर स्टेट के अंतर्गत यूज केज चैलेंज अवार्ड का शुभारंभ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन नीति आयोग के CEO कौन, CBVR सुब्र ने LBSNAA के निदेशक श्री राम तरणिकांति, नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों, LBSNAA के संकाय सदस्यों, आकांक्षी जिलों तथा ब्लॉकों के जिला कलेक्टरों मजिस्ट्रेटों के उपस्थिति में किया। सुमन सीरी ऊपरी जल विद्युत परियोजना, ऊपर सितंबर में भी इसको हमने डिस्कस किया था। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के दापोरिजो में प्रस्तावित 2000 मेगावाट सुबन सीरी ऊपरी जल विद्युत परियोजना के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, उसमें भी देखा था हमने। यह 1800 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। यह अरुणाचल प्रदेश में सुबन सीरी नदी बेसिन पर बनाई गई एक नदी प्रवाह परियोजना है। 2031 में वाणिज्यिक परिचालन में आने की उम्मीद है। इस परियोजना का विकास KSK अपर सुबन सीरी हाइड्रो एनर्जी द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में इसका स्वामित्व किसके पास है, KSK एनर्जी वेंचर्स के पास। आगे बढ़ते हैं। विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली का शुभारंभ किया। इसकी स्थापना भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के व्यापक कानूनी और नियामक ढांचे के तहत की गई है। यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा अधिकृत है। विशेषता क्या है कि यह IFSC बैंकिंग इकाइयों के बीच विदेशी मुद्रा लेन देन को पारंपरिक संवादा बैंकिंग मार्ग के बजाय स्थानीय स्तर पर निपटाने में सक्षम है। विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026, तो 9 अक्टूबर 2025 को टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 जारी की गई। इस रैंकिंग ने वैश्विक अकादमिक उत्कृष्टता में बदलाव की तस्वीर पेश की। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लगातार 10वें वर्ष शीर्ष पर बना रहा, तो महत्वपूर्ण हो गया। भारत अब 128 विश्वविद्यालय के साथ दूसरे सबसे अधिक प्रतिनिधि वाला देश बन गया है। ठीक, तो 2016 में भारत के केवल कितने 19 विश्वविद्यालय ही सूचीबद्ध थे, लेकिन अब कितने 128 और दूसरे नंबर पे आ गया। लीजिए, नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है 2025 का किसे, वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को। ठीक, इस पर ट्रम्प जी बहुत बिफर गए थे। उन्हें यह पुरस्कार वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने, तानाशाही के खिलाफ संघर्ष करने और न्यायपूर्ण एवं शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक परिवर्तन के प्रति उनके अथक प्रयासों के लिए दिया गया। मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला के एक प्रमुख राजनीतिक नेता, लोकतंत्र समर्थक और
कार्यकर्ता और विपक्ष की मुखर आवाज़ हैं। इन्हें क्या मिला है? नोबेल शांति 2025। ये है वेनेजुएला के। आगे बढ़ते हैं, साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? हंगरी के प्रसिद्ध लेखक लाज़लो क्रासजना होरकाई को। कितना कठिन नाम है थोड़ा, हंगरी के हैं ये, ठीक है। लाज़लो क्रासजना होरकाई, उनकी दूरदर्शी सर्वनाशकारी और दार्शनिक कृतियों के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 प्रदान किया। कहाँ के हैं? हंगरी के। स्वीडिश अकादमी ने उन्हें सर्वनाशकारी आतंक के बीच भी कला की अस्थायी शक्ति को रेखांकित करने वाले लेखक के रूप में सम्मानित किया। स्वीडिश अकादमी ने अपने प्रशस्ति पत्र में कहा कि क्रासन होरकाई की रचनाएं अराजकता और निराशा के बीच कला की मुक्तिदायी शक्ति की पुष्टि करती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। AMRAAM मिसाइल। अमेरिका ने M120 AMRAAM उन्नत मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, इतना बड़ा नाम है इसका, 120 की आपूर्ति के लिए रेथियान के साथ एक संशोधित हथियार अनुबंध में पाकिस्तान को शामिल किया। देख लीजिए ये इनका दोहरा चरित्र। एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल, AMRAAM का फुल फॉर्म है यह। दृश्य सीमा से परे रडार निर्देशित मिसाइल है जिसे 1960 के दशक में अमेरिकी वायुसेना और रेथियान द्वारा विकसित किया गया था। यह दागों और भूल जाओ क्षमता प्रदान करती है जिससे प्रक्षेपण के बाद पायलट का मिसाइल से संपर्क नहीं रहता और मिसाइल स्वचालित रूप से ऑनबोर्ड रडार का उपयोग करके अपने लक्ष्य पर नज़र हमेशा रखती है। दृश्य सीमा से परे रडार निर्देशित मिसाइल है यह। 160 किलोमीटर तक इसका रेंज है। मैक 4 मैक तक ये उड़ सकता है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19,650 करोड़ की लागत से निर्मित भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है जिसे अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड और सिडको के बीच सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत विकसित किया गया है। इसे भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल 5G सक्षम और पर्यावरण अनुकूल हवाई अड्डा माना जाता है जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पूरक के रूप में डिजाइन किया गया है। यह उल्वे यानी नवी मुंबई में स्थित है। भारत का लक्ष्य वर्ष 2027 तक $5 ट्रिलियन की आर्थिक वृद्धि हासिल करना है। भारत 22 लाख करोड़ रुपए के उद्योग आकार के साथ जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है यह, तो इसे आप नोट डाउन करेंगे कि तीसरा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया जापान को पीछे छोड़ के। आज नई दिल्ली में, यानी अक्टूबर माह की खबर है यह, नई दिल्ली में PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 120वें वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने 247 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का राष्ट्रीय दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया। लिंग पुष्टि देखभाल की आवश्यकता। तो ट्रांसजेंडर एवं लिंग विविध व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य व सम्मान में सुधार लाने में लिंग पुष्टि देखभाल की महत्वपूर्ण भूमिका है जो भारत में लिंग पुष्टि देखभाल की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। मतलब ये थोड़ा GK टाइप के प्रश्न हो जाते हैं जो हमेशा चर्चा में रहे हैं। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग महत्वपूर्ण है। वर्ष 2025 अपेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ हुई? दक्षिण कोरिया के म्योंगजू में हुई होगी। जिसका विषय क्या है? विषय महत्वपूर्ण है, बिल्डिंग ए सस्टेनेबल फ्यूचर। तो विषय और कहाँ हुई ये बहुत महत्वपूर्ण है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में। ऐसे प्रश्न खूब बन रहे हैं इस समय। इसके 21 सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के बीच मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा दिया जा सके और मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर में। उद्देश्य भी वही है, सतत आर्थिक विकास, व्यापार और निवेश को बढ़ावा और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना। संपूर्ण क्रांति के अग्रदूत लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण जी के बारे में है, एक हिसाब से आपका GK है तो इसे पढ़ लीजिएगा, इसे बहुत एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। भारत द्वारा अफ्रीकी देशों एवं द्वीपीय देशों में सौर ऊर्जा का विस्तार। भारत सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के अनुसार केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कुसुम और प्रधानमंत्री सूर्य घर कार्यक्रमों को अफ्रीकी व द्वीपीय देशों में प्रदर्शित करने की योजना
बना रही है। तो महत्वपूर्ण है, वैदेशिक रूप से इस पहल को बल मिलेगा। यह कार्यक्रम विशेष रूप से उन देशों में महत्वपूर्ण होगा जहां कनेक्टिविटी की समस्या है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम से इन देशों में सौर ऊर्जा की संभावना को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा बुनियादी ढांचे का विकास करना है और इसका बजट कितना है? 34,000 करोड़ रुपए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन महत्वपूर्ण हो गया, कहाँ हुआ? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। यह 8वां है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। कब हुआ? 27 से 30 अक्टूबर 25 को करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है जो ऊर्जा पहुंच, ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया भर में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है। इसे पेरिस के में COP21 जलवायु शिखर सम्मेलन के द्वारा भारत और फ्रांस इस संयुक्त पहल के तहत वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। तो याद रखेंगे, भारत और श्रीलंका की संयुक्त पहल है यह। मुख्यालय कहाँ है इसका? गुरुग्राम में। इस प्रकार ISA भारत में मुख्यालय वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन गया है। वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा में $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाना है। 1 अरब लोगों तक स्वच्छ ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करना और वैश्विक स्तर पर 1000 गीगावाट और सौर क्षमता स्थापित करना है। तेजस MK1A भारतीय वायुसेना को अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में अपना पहला हल्का लड़ाकू विमान तेजस MK1A मिलने जा रहा है। यह केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है बल्कि भारत के स्वदेशी रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। 17 अक्टूबर को नासिक स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सुविधा में तेजस MK1 की पहली उड़ान का अवलोकन कौन करेंगे? राजनाथ सिंह जी। विमान के उन्नत संस्करण MK1A के उन्नत मिशन कंप्यूटर, उच्च प्रदर्शन क्षमता वाला डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर, स्मार्ट मल्टीफंक्शन डिस्प्ले, एडवांस इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे, रडार, ये सब चीज़ें इसमें लैस है। यह भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय श्रम एवं रोजगार नीति सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है, जिसे श्रम शक्ति नीति 2025 नाम दिया गया है। यह नीति भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से तैयार की गई है। उद्देश्य क्या है? एक निष्पक्ष, समावेशी एवं भविष्य उन्मुख श्रम तंत्र का निर्माण करना, जिसमें हर श्रमिक की सुरक्षा, गरिमा और उत्पादकता सुनिश्चित हो। भारत टैक्सी पहल नवीनतम समाचार देख लेते हैं इसको भी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिजिटल ने आगामी भारत टैक्सी पहल का समर्थन करने के लिए सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ हाथ मिलाया। यह पहली सरकारी संचालित नागरिक प्रथम राष्ट्रीय सवारी सेवा पहल है। प्रवर्तित कौन कर रहा है इसे? NCDC, इफ़को, अमूल, क्रिबको, नेफेड, नाबार्ड, NDDB और NCL सहित अग्रणी सहकारी और वित्तीय संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से परिवर्तित किया जा रहा है। सुगम्य भारत ऐप देख लेते हैं क्या है। हाल ही में भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने गोवा में पर्पल फेस्ट में नया सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया। इसे सुगम्य भारत अभियान के तहत लॉन्च किया गया था। यह भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जो भारत में दिव्यांगजनों और बुजुर्ग नागरिकों के लिए सुगम्यता बढ़ाने के लिए समर्पित है। इसका उद्देश्य क्या है? यह है भारत के सार्वजनिक स्थानों को अधिक समावेशी बनाने के लिए नागरिक नेतृत्व वाले मंच के रूप में कार्य करता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग DEPWD द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। प्रधानमंत्री ने हाल ही में 2 नई कृषि योजनाएं PM धन धान्य कृषि योजना महत्वपूर्ण हो गया, ऐसे में इसको स्थान मिल दिया जा सकता है, और दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया, जिसका कुल परिव्यय कितना है? 35,440 करोड़। यह किसानों को समर्थन देने के लिए भारत सरकार की नई योजना है। इस योजना के तहत किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता, नए कृषि उपकरण, फसल बीमा और बेहतर बाजार पहुंच मिलती है। इसका लक्ष्य 100 खराब प्रदर्शन वाले जिलों को बनाना है, जहां कृषि को कम फसल उत्पादन, जल की कमी और संसाधनों तक सीमित पहुंच जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हरे समुद्री कछुए। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के अनुसार निरंतर संरक्षण के कारण हरे समुद्री कछुए, जिसे चेलोनिया मिडास कहते हैं,
कि लाल सूची में स्थिति लुप्त प्राय से कम चिंताजनक हो गई है। यह सबसे बड़ा कठोर कवच वाला समुद्री कछुआ होता है, हरे समुद्री कछुआ। इस प्रजाति का सामान्य नाम इसके कवच के नीचे पाए जाने वाले हरे रंग की वसा को संदर्भित करता है, न कि इसके कवच के रंग को, जो जैतून से काले रंग का होता है। इनका भोजन क्या है? हरे समुद्री कछुओं का आहार उम्र के साथ बदलता रहता है। किशोर कछुओं के आहार में मांसाहारी गुण होते हैं, लेकिन बड़े होने पर ये सर्वाहारी बन जाते हैं। हरे कछुए उष्णकटिबंधीय समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुख प्रजाति के रूप में कार्य करते हैं। इसका वितरण कहाँ है? यह प्रजाति विश्व भर में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जल में पाई जाती है। सिद्दी जनजाति समुदाय। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह सिद्दी जनजाति समुदाय ने 72% से अधिक की साक्षरता दर हासिल कर ली है। सिद्दी समुदाय एक इंडो अफ्रीकी जनजाति समुदाय है जो अफ्रीका के बंटू समुदाय से उत्पन्न हुआ है। उत्पत्ति ऐसा माना जाता है कि वे पहली बार 7वीं शताब्दी में अरब व्यापारियों के साथ और 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों और अंग्रेजों के साथ भारत आए थे। मुख्यतः दास, नौकर, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री के रूप में यह विद्यमान है। इनका वितरण वर्तमान समय में ये कहाँ कहाँ है? भारत के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना राज्यों में। भारत में केंद्र सरकार ने 8 जनवरी 2003 को सिद्दी को अनुसूचित जनजातियों की सूची में वर्गीकृत किया। वे केंद्र विशेष के रूप में कमजोर जनजाति समूहों की सूची में शामिल हैं। हुइसोंग 20। उत्तर कोरिया ने हाल ही में देश के नेता किम जोंग उन की अध्यक्षता में एक सैन्य परेड में अपनी नवीनतम और सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल कौन हॉन्सोंग 20 का अनावरण किया। कहाँ? किसने? उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग ने। यह उत्तर कोरिया द्वारा विकसित एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। मिसाइल में प्रयुक्त इंजन क्या है? ठोस ईंधन इंजन है और कार्बन फाइबर मिश्रित सामग्री से बना हुआ है। ठीक है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 15,000 किलोमीटर से अधिक। पीवीटीजी जनजाति समूह सिद्दी जनजाति समुदाय ने हासिल की 72% साक्षरता दर। महत्वपूर्ण हो गया, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी। यह उपलब्धि शिक्षा और सामाजिक समावेशन के क्षेत्र में भारत के हाशिए पर रहे समुदायों के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है। सिद्दी भारत में एक इंडो अफ्रीकी जनजाति समुदाय है जो पूर्वी अफ्रीका के बंटू लोगों के वंशज हैं। इस पर चर्चा हो चुकी है अलग से। भारत में प्रथम रेड लिस्ट सर्वेक्षण। महत्वपूर्ण हो गया, प्रथम है, देख लेते हैं। भारत में पौधों और जानवरों की प्रजातियों का पहला सर्वेक्षण किया जाएगा जो यह मूल्यांकन करेगा कि ये प्रजातियां विलुप्त होने के कितने जोखिम में हैं, जिसे भारतीय वनस्पतियों जीवों की राष्ट्रीय लाल सूची मूल्यांकन कहा जाता है। भारत की जैव विविधता की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल के अंतर्गत लगभग 11,000 प्राथमिकता वाले प्रजातियों का मूल्यांकन किया जाएगा और यह वर्ष 2030 तक पूरी होने की उम्मीद है। ठीक है। दिल्ली में एमएसई हेतु गारंटी मुक्त ऋण पहल। दिल्ली सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बिना किसी गारंटी का ऋण देने के लिए केंद्र के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के साथ साझेदारी की है। इस नई पहल के तहत ऋण गारंटी कवरेज दिल्ली सरकार और सीजीटीएमएसई द्वारा संयुक्त रूप से साझा किए जाएंगे। प्रस्तावित गारंटी संरचना के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के उधारकर्ताओं को 95% तक की गारंटी कवरेज दी जाएगी। 2025-26 के लिए 5 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। सीजीटीएमएस के साथ साझेदारी में 50 करोड़ का चरणबद्ध योगदान अपेक्षित है। ठीक है।